नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। सीएम भजन लाल ने राज्यपाल कलराज मिश्रा को विधायकों की लिस्ट सौंप दी थी। करीब 22 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से सीएम और 2 डिप्टी पहले ही शपथ ले चुके थे। खबर है कि 2 दिन पहले ही नाम फाइनल हो गए थे। बुधवार देर रात तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश सह प्रभारी विजय रहटकर के बीच लंबी बैठक हुई थी। बैठक में लगभग सभी नाम फाइनल कर लिए गए थे। 35 से ज्यादा विधायक मंत्री बनने के दावेदारों में आगे माने जा रहे थे, लेकिन 22 के नाम पर सहमति बनी। जिन मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली उनमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खिरसा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबूलाल जी खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैया लाल, सुमित गोदारा, संजय शर्मा, गौतम कुमार, जावर सिंह जी खुर्रा, सुरेंद्र पाल सिंह, हीरालाल नागर, ओटाराम देवासी, डॉक्टर मंजू बागवार, विजय सिंह चौधरी, कृष्ण कुमार बिश्नोई, जवाहर सिंह के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में अब 25 की सेना है, जो 24 की महाभारत के लिए तैयार है। और इसके साथ ही राजस्थान अब कितना विकास की रफ्तार पकड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्रियों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। और एक बड़ा चौंकाने वाला यहां पर एक निर्णय भी लिया गया है। श्रीकरणपुर सीट, यहां पर अभी चुनाव होना है। 5 जनवरी को यहां पर चुनाव होना बाकी है। और इसके जो प्रत्याशी हैं, सुरेंद्र पाल सिंह को भी मुख्यमंत्री ने मंत्री पद की यहां पर मौका दिया है, मंत्री बनाया और उन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि अब मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया है और किस तरह से अब क्या कुछ विभाग इनको बंट सकते हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से इस कैबिनेट की, इस मंत्रिमंडल की कार्य योजना रहेगी, क्या कुछ टारगेट रहेगा। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी नेता राजस्थान से लक्ष्मीकांत पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजस्थान से नितिन सारस्वत जी और वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से भारत भूषण जी। आपसे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, बहुत समय लगा, तकरीबन देखा जाए तो 27 दिन लग गए सरकार बनने के बाद, और इतना समय हमने अक्सर इसके पहले कभी देखा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से 12 तारीख को सीएम की घोषणा हो गई थी, उप मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई थी, 15 तारीख को शपथ ले ली मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने, उसके बाद देखिए आप तकरीबन यहाँ पर कितने दिन हो गए और 13 दिन लग गए यहाँ पर बाकी कौन कौन से विधायक मंत्री बन सकते हैं, कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन हाँ कि आज मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। इसमें क्या कुछ ध्यान में रखकर आप लोग की सरकार में यहाँ पर विधायकों को मंत्री बनाया है, क्या कुछ समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है? कि राजस्थान के अंदर इस मंथन में एक नया नवनीत निकल कर सामने आया है और अच्छा नवनीत सुप्रभात के साथ निकला है। तो मानिए कि राजस्थान की जनता को इसका आपके माध्यम बधाई देता हूं कि राजस्थान की जनता को मंत्रिमंडल में नए चेहरे, पुराने नए जोश, पुराना अनुभव साझा रूप में मिला है। राजस्थान की इस बार की सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, ये राजस्थान में एक नया विकसित और उन्नतिशील राजस्थान बनाने की ओर अग्रसर है। आज आपने कहा देर हुई, देर नहीं है। आपने पिछले चुनाव की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से मंत्रिमंडल के गठन, मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद राजस्थान की सड़कों पर जलते हुए टायर और मुख्यमंत्री पद के लिए मुगली संघ, राजस्थान की जनता ने इस राजस्थान की धरा पर माननीय सचिन पायलट और माननीय अशोक गहलोत के नेतृत्व में होटलों में कैद विधायक देखे हैं और सरकार शायद पिछले 5 वर्षों तक मैं कहूंगा कि होटलों में कैद रही। होटलों सरकार चली, सचिवालय से नहीं चली। तो जिस प्रकार की सरकार राजस्थान में पिछले समय बनी थी, उस सरकार ने चाहे मंत्रिमंडल पहले बना लिया हो, लेकिन राजस्थान का दुर्भाग्य रहा कि ऐसी सरकार में मिली जो होटलों में कैद रही, होटलों सरकार चली। इस बार की सरकार नए नवनीत के साथ है, नए उजाले के साथ है, युवाओं का जोश साथ है और मैं कहूं कि अनुभव की खान भी हमारे साथ है। मानिक जी, मीणा, राज्यवर्धन सिंह जी, मदन दिलावर जैसे ऊर्जा मतलब अनुभवी लोग और ऊर्जावान लोग, दोनों ने हमें इस बार देखने नहीं, लेकिन अगर देखिए अनुभव और ऊर्जावान में बैलेंस नहीं है। जो 22
मंत्रियों ने आज शपथ ली, उसमें से 16 तो ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं। मतलब कि नए लोगों पर ज्यादा भरोसा किया गया है। 16 अगर 22 देखें तो सिर्फ 6 नए लोग हैं जो एक्सपीरियंस है। मेरा तो मानना है, मैं आपसे एक स्पष्ट करना चाहूंगा, आप पत्रकार हैं, पत्रकार के नाते जब इस कुर्सी पर पहली बार बैठे होंगे तो शायद कभी न कभी तो पहली बार बैठे ही होंगे। आप मजबूत स्तंभ आज हिंदुस्तान के आप हैं, और हम जैसे लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपका अनुभव ही बना। कहीं न कहीं शुरुआत होती है, और जब शुरुआत आपने अच्छी मेरा होती है जिक्र तो किया, मान के जब चलिए जब मैंने बहुत पहली होता बार एंकरिंग की थी तो मैंने पहली बार डिबेट नहीं की थी। मैं पहली बार नेताओं से सवाल जवाब नहीं करता था। मैं सिर्फ छोटी छोटी न्यूज़ें पढ़ता था है। और मुझे बहुत लंबा समय लग कहीं गया न आज यहाँ कहीं तक शुरुआत पहुँचते हम पहुँचते। करते हैं, लेकिन आपके जो अनुभव मंत्री को है, वरीयता और युवाओं का जोश, जो समय लक्ष्मीकांत जी, पर आप आपके में जो सबके मंत्री पास है, जोश होगा, क्या वो कितनी इतना युवा समय ताकत लेंगे आप में होगी, जितना समय आप मान सकते हैं। जब मैं आप पहली मेरे बार से आप डिबेट ले पर रहे हैं, आया फिर था तो कैसे मुझ में सरकार बड़ा जोश चलेगी? था। मेरा ऐसा मानना है कि जोश और ऊर्जा का संचार हम। लक्ष्मीकांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है आपकी आवाज नहीं आ पा रही। नितिन सरस्वती, जिस तरह से अब नई टीम का गठन हो गया है और बहुत लंबे समय से आप लोग भी मांग कर रहे थे कि आखिर क्यों, अब तक सवाल आप लोग भी खड़े कर रहे थे, आखिर अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ? इसको गठन भी कह सकते हैं आप, क्योंकि पहली बार इस तरह से पूरा एक मंत्रिमंडल अब बन के तैयार हुआ है। अब किस तरह से आप देखते हैं, देर हुई लेकिन क्या दुरुस्त हुई? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि आज मंत्रिमंडल जो बनाना था, इनका विशेषाधिकार था, किसको मंत्री बनाते नहीं बनाते। लेकिन राजस्थान की जनता का एक दुर्भाग्य रहा कि 27 दिन तक जो हम जिस तरीके से हम रस्साकसी देखते रहे, यहाँ पे मैं एक बात जी नितिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं क्या? लगता है कि हमारा आज संपर्क, राजस्थान जी में जी, बनती हुई दिखाई दे रही है। एक हाँ राजस्थान नितिन जी, थोड़ा सा ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। भरत भूषण जी भी हमारे साथ है। भारत भूषण जी, अब जिस तरह से मंत्रिमंडल का एक तरह से गठन ही आपके ही गठन हो चुका है, क्योंकि इसके पहले सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही तय हुए थे, लेकिन अब पूरा एक कैबिनेट भी तैयार हो गया है। राज्य मंत्री कौन होंगे स्वतंत्र प्रभार के, वो भी सामने है, और राज्य मंत्री कौन है वो भी हमारे सामने है। 22 अगर मिला लें, पहले के 3 मिला लें तो 25, अब पूरा एक मंत्रिमंडल गठन हो गया। आप किस तरह समीकरण देखते हैं? इतना समय एक तो क्यों लगा, और फिर आज जिस तरह से नाम सामने आए हैं, आप इस पर बीजेपी किस तरह से रणनीति देखते हैं? क्या कुछ समीकरण बिठाने की कोशिश की गई इस मंत्रिमंडल में? देखिए, एक तरह से अगर कहें कि देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात कह सकते हैं। क्योंकि मंत्रिमंडल में जितने भी 22 मंत्री हैं, उसमें से जैसे आपने ही खुद ने बताया कि 17 मंत्री तो ऐसे हैं जिनको शायद ही पहली बार, जी पहली बार 16 जी मंत्रियों का। तो अब सवाल ये उठता है कि वो अपना मंत्रिमंडल किस तरह से चलाएंगे या हैंडल करेंगे, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस वाले जितने भी मंत्री हैं, अब उनको कौन सा विभाग देंगे, वो उनका मंत्रिमंडल किस ढंग से रन करेगा। क्योंकि जिस तरह से आपने ही बताया कि 27 दिन का समय इन्होंने निकाल दिया केवल इस उठा पटकने की कौन मंत्री को लिया जाए और इसको छोड़ा जाए। लेकिन जो भी हुआ, अब सवाल ये उठता है कि वो अपना मंत्रिमंडल किस तरह से चलाएंगे और वो कामकाज किस तरीके से संभालेंगे, ये समय देखने वाला समय होगा। लेकिन जहां तक कुछ जो मंत्री हैं, अगर पूरी लिस्ट में आप देखें तो करीब 22 मंत्रियों में करीब आधे से ज्यादा ग्रेजुएट मंत्री हैं। ये बहुत एक अच्छी बात है। और कुछ ऐसे भी हैं जो 10वीं पास हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल को बड़ा ही सोच समझ के बनाया गया है। और उसमें क्या समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है? आप किस तरह से देखते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी? अब सवाल अपना दोबारा रिपीट करें। जी, मैं कह रहा हूं इसमें समीकरण, क्योंकि हम देखिए अगर 2 ब्राह्मण है, 3 राजपूत है, 4 जाट है, इसमें 1 जाट सिख है, 3 एसटी है, 3 एससी है, 1 वैश्य है, 1 पटेल, 1 विष्णु है। क्या सभी जातियों को समाहित करने की कोशिश की गई इसमें? ये इसमें कोई शक नहीं कि जाति समीकरण को, और वो भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए इस बात को ध्यान रखा गया है। ये पूरा जो मंत्रिमंडल इस टाइम नजर आ रहा है, वो हो ना हो, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठा करके ही ये पूरा मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
बिल्कुल आ रही है। लक्ष्मीकांत जी, पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि श्रीकरणपुर सीट के प्रत्याशी, जहां पर अभी चुनाव होना बाकी, वहां पर 5 जनवरी को चुनाव होगा, उसके बीजेपी के प्रत्याशी जो है आपकी तरफ से, उनको भी यहां पर मंत्रिमंडल में जगह दी गई। क्या कुछ रणनीति इसमें? क्या अभी इंतजार थोड़ा नहीं हो सकता था कि चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद फिर मंत्री बना दीजिए? देखिए, सीधे तौर पर इस संवैधानिक व्यवस्था संविधान के दायरे के तहत हमने काम किया है, संविधान से बाहर नहीं। इसलिए इस पे जो लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं वे संविधान के दायरे को पहले देख लें। मुझे कांग्रेस के भी एक चैनल पर था, एक प्रवक्ता प्रश्न खड़े कर रहे थे। मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री तक आपने बिना चुनाव लड़े बन गए हैं। तो इस देश के अंदर एक विधायक का प्रत्याशी जो है, उन्हें राजस्थान में एक मंत्री बनाया गया। इस बार को प्रश्न खड़े करने जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये जो पूछी काम हुआ है संविधान की स्थिति के तहत हुआ है। चुनाव निश्चित रूप से लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की लहर राजस्थान में चल रही है। मोदी जी की लहर राजस्थान चल रही है। मोदी जी गारंटी की बात राजस्थान जनता कर रही है। राजस्थान की जनता ने मोदी जी गारंटी को विश्वास किया है। तो हमारा मानना है कर्णपुर सीट मोदी जी गारंटी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। आप इस बात को कहें कि उन्हें मंत्री क्यों बना दिया, क्यों नहीं बना दिया, तो मैं समझता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्यों बना दिया, वो तो अधिकार है आपका। मैं कह रहा हूँ थोड़ा इंतजार कर लेते, क्योंकि 5 जनवरी को तो चुनाव है, उसके बाद बहुत जल्द रिजल्ट भी आया था। देखिए, मुख्यमंत्री जी का अपना विवेकाधिकार है, उसका उपयोग करते माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसे चाहा उसे मंत्री बनाया। मुख्यमंत्री विवेकाधिकार है। इस पर प्रश्न खड़ा करना और इस पर सफाई देना शायद मेरे हिसाब से कोई न्यायोचित भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ संविधान के दायरे के तहत हुआ है। ठीक है, ठीक है। नितिन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। नितिन जी, इसको आप कैसे देखते हैं? श्रीकरणपुर सीट, जहां पर अभी 5 जनवरी को अभी चुनाव होना बाकी है, और इसके पहले ही वहां के जो प्रत्याशी है उनको मंत्री बना दिया गया। तो अब जो आपका अगर टक्कर वहां पर है, तो एक मंत्री से टक्कर है, एक प्रत्याशी से टक्कर नहीं होगी वहां पर चुनाव में आपकी? देखिए, हमारी जो टक्कर है वो संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों, और सबसे बड़ी मुझे लगता है कि एक मौलिकता, नैतिकता होती है। उस नैतिकता का आज जो ये मंत्रिमंडल हुआ है, उसने उस नैतिकता का पतन किया है। जिस तरीके से कैटेगरी हुई है, जितनी उसकी संख्या है वो कभी भी बढ़ाई जा सकती है। अगर मंत्री बनाना था, लेकिन मूल्यों को, नैतिकता को ताक पे रखते हुए और केवल इलेक्शन को प्रभावित करने के नजरिए से जब आपको दिख रहा था, क्योंकि जो हार है वो निकट है, उनको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि ऊपर से पर्ची से, जिस तरीके से ऊपर से पर्ची से सारा है, राजस्थान में वो पर्ची की सरकार कभी देखी नहीं थी। तो जिस तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े नेता के अंदर मौजूद था, जो मुद्दों की बात करती थी, जो 12 मुख्यमंत्री के चेहरे लेके घूमते थे, उनका जिस तरीके से उनको हाशिए पर धकेला गया है, हाशिए पे षड्यंत्र तरीके, इसीलिए इनको 27 दिन सरकार बनाने में लगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें ना महिलाएं हैं ना युवा है, ये महिला और युवाओं की बातें करते थे। इन्होंने केवल पर्ची भाई, उस पर्ची से पूरा मंत्रिमंडल फॉर्म कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ, उस पर्ची को बार बार लेने जाने की भी जरूरत क्या है? आज तो डिजिटल युग है। अगर आपको पर्चियों से ही सब कुछ करना है, ना जनता का जनाधार देखना है, किसके पास क्या जनाधार है, किसके पास क्या एक्सपीरियंस है, अगर आपको पर्चियों से सब करना था तो इतना दिल्ली चक्कर काटने की और 27 दिन जाने की क्या जरूरत थी? डिजिटल युग है। पर्ची एक व्हाट्सएप होती है, उस पर्ची के आधार पर तय कर देते। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन चलो 27 दिन बाद में भी इन्होंने जैसे भी मंत्रिमंडल तमाम गुटों को ठिकाने लगाने में, जो आंतरिक गुट इनके यहाँ पे थे, उनको ठिकाना लगाया कि राजस्थान की, देखिए ये मैंने बताया, मंत्री बना दिया। इनको पक्का यकीन था कि हम हार रहे हैं, इसलिए उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए इनको ये किसी संवैधानिक मूल्य, ठीक है, लेकिन इसकी एक सोच ये भी तो हो सकती है नितिन जी, बीजेपी को लग रहा है कि वो तो जीतने वाले हैं, तो अगर जीतने वाले तो फिर उनको मंत्री बना दीजिए। हमेशा रहे हैं राजस्थान में, ये परंपरा ही नहीं रही। मैं कह रहा हूं बीजेपी तो शायद ये भी यही कह रही है, बीजेपी जीतने वाले हैं, यही सोच होगी, जीतने वाले हैं, चलिए पहले मंत्री बना देते हैं, 10 दिन बाद क्या बनाना मंत्री, अभी जब प्रक्रिया चल रही है तभी बना दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, कैबिनेट विस्तार की तो पूरी जगह थी। अगर ये जीतने वाले होते तो वेट कर सकते थे। एक आदमी नैतिक सिद्धांत और मौलिकता भी कुछ करती है। मौलिक मूल्य और परंपराओं के आधार पे हमारे संसद में बहुत सारे जो नियम है, कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे नियम है, जो केवल परंपराओं के आधार पे हम लोग निभा रहे हैं। जरूरी नहीं उसका, लेकिन परंपरा बहुत बड़ी चीज होती है। उन वो परंपराएं हमारे मूल्यों और कानूनों के बराबर महत्व रखते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी नैतिकता की बात कर रहे हैं, नितिन जी नैतिकता की बात कर रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, इतनी जल्दबाजी क्या थी? नैतिकता की दुहाई वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोट के नैतिकता की दुहाई वे लोग दे रहे हैं। मुझे लगता है ये बोलने पहले, ये कांग्रेस प्रवक्ता बोलने दे पहले, प्रश्नों का जवाब देते नहीं है। तो आप प्रश्न पूछ लीजिए नितिन जी, आप प्रश्न पूछ लीजिए, फिर आप उनका जवाब सुन लीजिए। आप प्रश्न पूछ लीजिए, क्या आपका प्रश्न पूछिए आप।
प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जो राजस्थान में पहले कभी था, जो आप ये इंतजार नहीं कर पाए? ठीक है, आपका प्रश्न आ गया। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, वो इसी बात का जवाब दे रहे हैं, इसी बात का जवाब दे रहे हैं। आप सुन लीजिए, कहते चुप रहे। नितिन जी आप सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए आप जी। लक्ष्मीकांत जी, नैतिकता की बात वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान भर में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने काम किया, वे लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने एक सदन में व्यक्ति को रहते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को गिराने जैसा षड्यंत्रकारी काम किया हो, वे लोग आकर नैतिकता की बात कर रहे हैं। वे लोग नैतिकता की बात करें जो आधी रात को मुख्यमंत्री बना दिया हो, मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बना दिया हो, वे लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं। वे लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं जिन्होंने राजीव गांधी को बिना किसी सदन का मेंबर होने के बाद प्रधानमंत्री देश का बना दिया हो, वे लोग इस प्रकार नैतिकता की बात कर रहे हैं। हमने तो एक जो व्यक्ति विधायक बनने वाला है, तय विधायक बनेगा, उस व्यक्ति को मात्र मंत्री बनाया है और इस संविधान के दायरे के तहत किया है। आपने जो लोकतंत्र का गला घोटने का बार-बार काम किया है, आपने षड्यंत्रों के माध्यम से कई बार सरकारें गिराई है, आपने तो कई बार राष्ट्रीय शासन लगाए। किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? लेकिन दावा तो कर सकता है, जीतने का दावा तो कर सकता है, मुझे लगता है दावा तो कर सकता है, दावा कर सकता है। और बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है। आप भी दावा करते हैं कि हम भी जीतेंगे। आपको लगता है डिबेट बैठी आदत नहीं है? कौन चिल्ला रहे, अच्छे चिल्लाएं, चिल्लाहट अच्छी लगती है ना, बोलिए, चिल्ला कर बोलिए। ठीक है, कुछ और अहम सवाल है। लक्ष्मीकांत जी देखिए, इसमें ऐसा लग रहा था कि जो देरी हुई है। लक्ष्मीकांत जी ठीक है, आपने जो नैतिकता का जो सवाल था नितिन जी का, उसका जवाब दे दिया। एक और अहम सवाल लक्ष्मीकांत जी, ठीक है नितिन जी थोड़ा शांत रहिएगा। लक्ष्मीकांत जी एक और अहम सवाल, क्या इतना लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया, क्या उनके समर्थक यहाँ पर कौन कौन से मंत्री में पद की जगह मिल सकती है, इसलिए इतना टाइम लग रहा था? ठीक है नितिन जी थोड़ा शांत, समय कम है मेरे पास। नितिन जी शांत नहीं, ठीक है, आपने सवाल पूछा, जवाब दे दिया उन्होंने। नितिन जी थोड़ा शांत। लक्ष्मीकांत जी समय इसलिए इतना लगा क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि सबसे नंबर 1 पे चल रही थी मुख्यमंत्री बनने को लेकर, मुख्यमंत्री तो वो नहीं बन पाई, लेकिन कौन कौन से उनके समर्थक मंत्री बनेंगे इसको लेकर भी कश्मकश हो रहा था, इसलिए इतना लंबे समय लगा और सबको समाहित करने की कोशिश की जा रही थी ताकि कोई भी वरिष्ठ या कनिष्ठ कोई नाराज नहीं हो। देखिए इस विषय पर मैं सीधे बता दूं कि राजस्थान को मैं 5 वर्षों पूर्व लेना चाहूंगा। 5 वर्षों पूर्व राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सचिन पायलट जी थे और माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने और देश और प्रदेश की जनता ने राजस्थान की सड़क पर जलते टायर देखे और सत्ता के लिए मूल्य संघर्ष देखा। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के माननीय वसुंधरा जी लोकप्रिय नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार के मुख्यमंत्री है। माननीय भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उन्होंने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और एक कांग्रेस की परंपरा 5 वर्षों पूर्व सरकार आप सबने देखी है। मैं समझता हूं कि समर्थक कोई वसुंधरा जी का नहीं है, संपूर्ण समर्थक भारतीय जनता पार्टी के। माननीय वसुंधरा जी भी भारतीय जनता पार्टी नेता है और जो कार्यकर्ता यहाँ पर बने वे सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। मंथन हुआ है, हम मंथन इस बात को लेकर कर रहे थे कि राजस्थान के समुचित वर्ग को इसमें सहभागिता मिले, राजस्थान का संपूर्ण विकास हो। 36 कौमों की हम बात करते हैं, वर्ग विशेष की बात नहीं करते। हम कहते हैं 36 कौम, युवा और अनुभव दोनों साथ चलें, इस बात का हमने वरीयता दी और राजस्थान में मंथन कर एक उचित और अच्छा नवनीत निकालने का प्रयास किया। और मेरा मानना है कि इससे जो मंत्रिमंडल आज बना है उससे राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। जो सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं राजस्थान में वेंटिलेटर पर आ गई थी, राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति वेंटिलेटर पर आ गई थी, महिलाओं के अत्याचार बढ़ गए थे, वे सब रोकने का काम करेंगे और राजस्थान विकास की ओर अग्रसर होगा। हम सड़क पर ध्यान देंगे, शिक्षा पर उम्मीद यही करते हैं, मुझे लगता है जनता ने ये सोच समझ कर वोट भी दिया और उम्मीद यही करें कि आने वाले 5 सालों तक जो बीजेपी ने वादे किए, दावे किए, उसको जरूर पूरा करेंगे। भारत भूषण जी देखिए, ठीक है भारत भूषण जी, क्या एक तो समय यही इसलिए लग रहा था कि जो बड़े बड़े वहां पर जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे उनके समर्थक हैं या कोई कनिष्ठ या वरिष्ठ नाराज नहीं हो जाए, इसलिए सबको एक संभालने की कोशिश थी, सबको समाहित करने की कोशिश थी और लोकसभा चुनाव सामने तक समीकरण बिठाने की भी कोशिश थी। और भजनलाल शर्मा जैसे कि पहली बार के विधायक हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इन सब चीजों को लेकर एक मैनेज करने में समय लग गया। लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सारी चीजें अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं, जो वरिष्ठ कनिष्ठ सभी मान गए होंगे, किसी में कोई नाराजगी नहीं होगी और जो समीकरण बिठाया गया है लोकसभा के लेकर, यहां पर बीजेपी और मजबूती के साथ खड़ी है या फिर कुछ कमी पेशी अभी आपको लग रही है मंत्रिमंडल गठन में कि कुछ फेरबदल हो सकता था या करना चाहिए था? फेरबदल होगा आगे, ये तो अब समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अनुभव की यहाँ पे काफी कमी है, इसमें कोई शक नहीं।
क्योंकि बीजेपी में ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में बहुत सारे मंत्री जो वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सारे अनुभवी हैं, और अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता तो निश्चित तौर पे वो मंत्रिमंडल काफी सुदृढ़ होता और हो ना हो राजस्थान के विकास में उसकी अहम भूमिका होती। अब क्योंकि इसमें 17-18 लोग जो नए हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो वो किस तरीके से अपने विभागों का निर्वहन करेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ये तो देखने वाला समय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि उठापटक इसमें आगे न हो, हम तो यही आशा करेंगे, कोई किसी तरह का कोई विवाद न हो और जो भी योजनाएं सरकार लेकर के आए वो जनता के हित में हो। लेकिन समय का एक लास्ट कमेंट, श्रीकरणपुर सीट पर वहां के प्रत्याशी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई, अभी चुनाव होना बाकी है। बिल्कुल, ये हो ना हो, ये आगे निश्चित तौर पे, मैंने पहले भी कहा कि लोकसभा चुनाव को देख करके ये पूरा खेल रचा गया है और 27 दिन का टाइम बहुत होता है। 27 दिन आखिर क्यों लग गए इस मंत्रिमंडल को गठन में? तो हो ना हो ये चुनाव को देख करके किया गया है। और अगर हम बात करें, जितने मंत्रियों की बात करें, तो जाति समीकरण बैठाया गया, वहां पे जितने भी जो कार्यकर्ता थे उनके समर्थन को हासिल करने के लिए बनाया गया। तो ये निश्चित तौर पे ये तो नजर आ रहा है, और वो अब कैसा होगा ये तो फिर वही बिल्कुल, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि जिस तरह से वादे और दावे किए गए, अब किस तरह से सरकार उसको पूरा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, नितिन जी और भारत भूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा चमत्कार। यहां पर अब मंत्रिमंडल का जो बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि 3 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था, 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया था, 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया था। उसके बाद से लगातार यही इंतजार किया जा रहा था कि अब बाकी और कौन कौन से विधायक मंत्री बनेंगे। अब वो दिन आज आ भी गया है। 22 मंत्रियों ने शपथ ली है गोपनीयता की। अब 22 और पहले की 3 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलाकर अब 25 की टीम हो गई। देखना होगा कि बीजेपी ने जो वादे किए, दावे किए, उसको यहां पर कैसे पूरा करती है, और लोकसभा को लेकर अब विपक्ष की तरफ से किस तरह सरकार को घेरा जाएगा और सरकार उनसे बचते हुए, उनके जवाब देते हुए कैसे लोकसभा को लेकर यहां पर एक टारगेट फिक्स करेगी और लोकसभा में किस तरह से दोनों पार्टियों के बीच में एक द्वंद्व दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।